Question number 1 is very simple. Where did the children go carrying the pail and can? यानी बच्चे बाल्टी और कैन लेकर के कहाँ गए? What did they need? और उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता थी? The answer I have already done it for you. The children went to brook nearby the wood with a pail and can to fetch water. बच्चे ब्रुक जो कि जंगल के पास में था वहां पर बाल्टी और कैन लेकर के पानी लाने के लिए गए. फिच वाटर मतलब फिच मतलब लाना, ब्रिंग और वाटर मतलब पानी, यानी पानी लाने के लिए बच्चे जंगल के पास वाले ब्रुक में गए. Second question. Which season is mentioned in this poem? When you will go through this lesson, you may come to know. When you go through this poem, you will come to know that in this poem there is mentioning of autumn season. So autumn has been mentioned in this poem. वसंत ऋतु का इस पोयम में उपयोग किया गया, वर्णन किया गया है. Now let's move to the question number C. Were the fields and woods familiar to children? क्या वो जो मैदान थे और जो जंगल थे वो बच्चे उससे परिचित थे? पिक अप लाइन्स फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर. अब पोएम से कुछ ऐसे लाइन्स चुनने हैं जिससे कि आपके आंसर को सपोर्ट मिले, जो आपके आंसर को जस्टिफाई करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी. यस, द फील्ड्स एंड वुड्स वेयर फैमिलियर टू द चिल्ड्रेन. हाँ, जो खेत थे, जो मैदान थे और जो जंगल थे वो बच्चों के फेमिलियर थे. और वो लाइंस कहाँ से मिलते हैं? नॉट लॉथ टू हैव एक्सक्यूज टू गो बिकॉज द ऑटमन ईव वॉज फेयर दाउ चिल बिकॉज द फील्ड्स वेयर आवर्स एंड बाय द ब्रुक आवर वुड्स वेयर देयर. ये जो फील्ड्स वेयर आवर यहाँ से लेकर के और इस पंक्ति तक वेयर देयर के बीच में ये पता चलता है कि वो जो जंगल थे और जो फील्ड थे उससे बच्चे परिचित थे. द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टैंजा जस्टिफाइज दैट चिल्ड्रन वेयर फैमिलियर टू फील्ड एंड वुड्स. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी. What was it that the children hear before actually seeing it? देखने के पहले बच्चों को किस चीज की आवाज आ रही थी? What was it? Question answer for D is children heard the tinkling fall of the brook. बच्चों को ब्रुक के बूंदों के टप टप करके नीचे गिरने की आवाज आ रही थी. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई. हाउ डिड द चिल्ड्रन हश देमसेल्व्स. बच्चों ने अपने आप को कैसे काम किया? हश मतलब काम, क्वाइट, अपने आप को कैसे शांत किया? दे हैड स्टेइंग हैंड ऑन अदर. उन लोगों ने एक दूसरे को हाथ से रुकने का इशारा किया. रैदर रशिंग फॉरवर्ड, तेजी से आगे बढ़ने के बजाय उन्होंने एक दूसरे को हाथ से रुकने का इशारा किया. टू लुक एट इट दे स्टॉप एंड लिसन, और वो शांत खड़े होकर के किसी चीज़ को सुनने का प्रयास करने लगे हैं. दैट्स हाउ द चिल्ड्रेन वेयर हशिंग देमसेल्व्स. इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को शांत रखा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन. डिस्क्राइब द ब्रुक
given in stanza 6 in your own words. Stanza number 6 में ब्रुक को आपको डिस्क्राइब करना है. Stanza number 6, I am reading it for you. A note is from a single place, a slender tinkling fall that made, now drops that floated on the pool like pearls, and now a silver blade. You have to describe about the brook in this stanza. I have already done it for you, my dear. आपको stanza number जो 6 है इस पोएम का, उसमें ब्रुक को अपने शब्दों में वर्णन करना है. In stanza 6, the sound of water seems to be a note of music. स्टैंजा नंबर 6 में जो पानी की गिरती हुई बूंदें हैं वो किसी म्यूजिक के नोट की तरह सुनाई पड़ती हैं. It describes the cleansy sound emanating from the single place rather from vastness of the brook. उस जलधारा की विस्तृत रूप से नहीं आकर के उसके एक छोटे से कोने से पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है. बड़ी मध्यम आवाज़ सुनाई पड़ रही है बच्चों को. द फ्रेज टिंकलिंग फॉल्स जो है, जो फ्रेज इस पोएम में प्रयोग किया गया है वो इसको जस्टिफाई करता है. नेक्स्ट इज द ड्रॉपिंग डाउन्स ऑफ द ब्रुक इनटू पूल कैन बी रिजेंबल्ड बाय मेटाफोर ऑफ पर्ल्स. और ब्रुक की जो बूंदें जो कि टपक करके पूल के नीचे गिर रही हैं और उस पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसको यहाँ कवि ने मेटाफोर के तौर पर पर्ल्स के रूप में दिखाया है, यानी मोतियों के रूप में दिखाया है. काउट इन द लाइट रैदर स्मूथली फ्लोइंग स्ट्रीम. पानी की किसी बहती जलधारा के ऊपर चंद्रमा के प्रकाश के पड़ने पर से जो दृश्य उत्पन्न होता है वो नहीं दिखा करके पानी की छोटी छोटी बूंदें जब पुल पर पड़ रही हैं, नीचे गिर रही हैं, उन बूंदों के ऊपर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है और वो जब चमकते हैं तो उसे पर्ल्स के रूप में यानी मोतियों के रूप में कवि ने दिखाया है. द लास्ट लाइन डिपिक्ट्स, और इस स्टैंजा 6 का जो लास्ट लाइन है वो ये दिखाता है द फॉर्मिंग ऑफ वेव्स आफ्टर ड्रॉपिंग डाउन्स ऑफ ड्रॉप्स, यानी पानी के बूंदों के गिरने के बाद पुल में जो लहरें उत्पन्न होती है. एंड व्हेन द मूनलाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, और जब चंद्रमा का प्रकाश उन तरंगों से परावर्तित होकर के लौटता है, इट इज ऐसा लगता है एज इफ जैसे लाइक अ सिल्वर ब्लेड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. पानी की सतह पर वो चांदी की तलवार तैर रही है. So this was a small description about, this is the description of the stanza 6 in this poem. So students, this is all for today. In the next video, we will come up with the remaining part of the exercise. Till then, keep learning and don't forget to go through the poem, read it nicely. Thank you very much. See you in the next video.